सो लास्ट क्लास में हमने दो चीज की थी। एक की थी ग्राफ, जिसमें हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इक्वेशन समझा था। एक्स एक्सिस का इक्वेशन था y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन था x इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का इक्वेशन सीखा था, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन सुना था, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। एब्सिसा ऑर्डिनेट के डेफिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं था। एब्सिसा जो कि x कोऑर्डिनेट होता है वो साइन डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस, और ऑर्डिनेट जो होता है y कोऑर्डिनेट साइन डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। साइन का मतलब पता है, x एक्सिस के लिए साइन राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव, y एक्सिस के लिए ऊपर नेगेटिव, है ना? अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? क्वाड्रेंट्स के साइंस के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस कॉमा 0 होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस कॉमा 0 होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस 0 कॉमा प्लस होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस 0 कॉमा माइनस होगा, ओरिजिन 0 कॉमा 0 होगा। ठीक है। उसके बाद हमने लाइन ऑफ इक्वालिटी की बात की थी, जहां पे एब्सिस और ऑर्डिनेट इक्वल होंगे, तो उसे क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू एक्स, जो कि एक लाइन है, कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। और कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से? 45 डिग्री, तभी इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर पाएगा। और एक है लाइन ऑफ इक्वालिटी का दूसरा पार्टनर, जहां पे मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन अपोजिट, जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, विच इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 135 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, हाँ, और नेगेटिव एक्सिस से 45 डिग्री। तो आप धीरे से ये बात समझोगे, आगे बढ़ोगे तो 11वीं तक जाओगे तो एंगल हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके। हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। अच्छा, थोड़ी सी बात एक और, हमने y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ सीखा था। फिर उसके बाद हमने y इज इक्वल टू 2x का भी सीखा था, y इज इक्वल टू 3x का भी सीखा था। तो हमने देखा था कि x का जो कोफिशिएंट है, अगर वो 1 से ज्यादा हो रहा है, 2 3 4 5 6, तो वो स्टीपर होता जा रहा है, वो स्टीपर होता जा रहा है, वो ज्यादा चढ़ाई चढ़ना पड़ रहा है, उसमें उसकी स्लोप ज्यादा हो रही है। और जब 0 से 1 के बीच में अगर हम फ्लक्चुएट कर रहे हैं, 1 से अगर कम कर रहे हैं, जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5, तो वो शैलोअर होता जा रहा है। लेकिन अभी भी वो लाइन ओरिजिन से पास करेगा और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरेगा। कोई दिक्कत? तो मतलब अभी भी ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा। यहां तक समझ बनती है सबकी? सब विजुलाइज कर पा रहे हो? सेम वे, अगर आपकी कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से जाएगी। y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन आप लोग सबको पता है ग्राफ बनाना। अगर -2 है, -3x है, -4x है, तो वो स्टीपर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में स्टीपर होगा, राइट? और -12x, -2x, -1/2x माइनस वो शैलोअर होगा फॉर y इज इक्वल टू -x, है ना? फिर उसके बाद हमें ये बात पता चली कि x का जो कोफिशिएंट है वो हमें क्या बताता है? स्लोप ऑफ द लाइन। तो हमने किसी भी लाइन को, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं, विच इज ए एक्स प्लस बी। तो जब हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप। और c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y इंटरसेप्ट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस को कट किया जा रहा है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस को कट किया जा रहा है, राइट? हम ऐसी दो लाइन देखते हैं, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इज इक्वल टू प्लस c2। तो क्या क्या सिनारियोज देख सकते हैं? फर्स्ट सिनारियो कुड बी m1 इज नॉट इक्वल टू
m2। एक सिनारियो ये हो सकता है, दूसरा सिनारियो हो सकता है m1 इज इक्वल टू m2। और जब m1 इज इक्वल टू m2 होगा तो भी दो सिनारियोज बन सकता है, c1 इज इक्वल टू c2, c1 इज नॉट इक्वल टू c2, राइट। जब ये सिनारियो हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, दो ऐसी लाइन है जिसका स्लोप सेम नहीं है। अगर दो ऐसी लाइन है जिसका स्लोप सेम नहीं है तो क्या वो कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी? तो अभी तक ज्योमेट्री की नॉलेज हमें ये कहती है कि पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट बट नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट। और कोई भी दो लाइन मैक्सिमम कितनी जगह इंटरसेक्ट कर सकती है? एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, या मेनी पॉइंट्स पे? इनफिनाइट पे। लेकिन अगर दो डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, दो, तो मैक्सिमम कितनी जगह इंटरसेक्ट कर सकती है? ओनली वन पॉइंट। सो आप कहोगे वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको आप कहोगे वन सॉल्यूशन, राइट और रॉन्ग? जब m1 इज इक्वल टू m2 हो जाता है तो इसका मतलब आप कह रहे हो दो लाइन हैज सेम स्लोप, और c1 इज इक्वल टू c2 हो जाता है, मतलब सेम स्लोप भी है और सेम वाई इंटरसेप्ट भी। इसका मतलब ये दोनों हर तरीके से हूबहू है। इसका मतलब क्या हुआ? दे आर कोइंसिडेंट लाइन, दे आर कोइंसिडेंट लाइन। यहां पे आप ज्योमेट्री लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और जब कोइंसिडेंट हो तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे? इनफिनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देन हाउ मेनी सॉल्यूशन? इनफिनाइट सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है। एंड जब स्लोप तो सेम है बट वाई इंटरसेप्ट सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? दे आर पैरेलल लाइंस, दे आर पैरेलल लाइंस। And when two lines are parallel, what does it mean? How many points they intersect? No intersection. No intersection. और इसका मतलब क्या होता है? No solution. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देखो जितनी भी चीजें हुई है सब एक ही पेज पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। जब आपके पास वन सॉल्यूशन हो या इनफिनाइट सॉल्यूशन हो, मतलब सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, वन या मेनी, तो हम इसे कहते हैं कंसिस्टेंट। इसे क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशन। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशन। और जब नो सॉल्यूशन हो तो हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो क्या हम इस पूरे फ्लो चार्ट को समझते हैं? कोई सवाल है तो पूछ लो, कोई भी ऐसा सवाल है तो पूछ लो, ठीक है। अगर बच्चों की तरह भी आपको लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना आता है, कैसे बच्चों की तरह ग्राफ बनाते हैं? x की एक पॉइंट ले लो, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y ले लो, दूसरा x ले लो, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y ले लो, दो पॉइंट आ गया, दो पॉइंट से हमेशा यूनिक लाइन पास करता है, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जब भी आप ड्रॉ करोगे तो यही ऑब्जर्वेशंस पाओगे कि अगर m1 और m2 बराबर है तो वो पैरेलल होगा, c1 और c2 भी बराबर है तो कोइंसिडेंट, c1 c2 बराबर नहीं है तो वो डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस, और अगर m1 m2 बराबर नहीं है तो वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, ये था पूरा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, आगे बढ़ो। जब मेरे पास एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और मुझे इसको किस फॉर्म में लाना है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना। किस फॉर्म में लाना है? एम क्या है मेरा? टू गेट इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
विच मीन्स मुझे y और बाकी सारी चीजों को सेपरेट करना है, राइट? तो इसका मतलब है मैं इसको अलग रख सकता हूं, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में by को रहने दिया। अगर मैं ax को उधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? माइनस ax। और प्लस सी को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा? माइनस सी। मेरा एम क्या है? y को आइसोलेट करना। यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है? b। यहां पे क्या है? b। यहां पे क्या है? 1। तो इवेंचुअली मुझे y का कोफिशिएंट क्या चाहिए? 1। तो मैं 1 लाने के लिए क्या करूंगा? दोनों साइड b से डिवाइड करूंगा। y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स, और ये क्या हो जाएगा? ये भाई मेरा कौन है? स्लोप, विच इज m। और ये भाई मेरा कौन है? y इंटरसेप्ट। ठीक, लॉजिक क्लियर? तो मतलब अगर गौर से देखोगे तो इस तरीके से मैं कन्वर्ट कर सकता हूं अपने पूरे ax प्लस बी वाई प्लस सी को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, राइट और रॉन्ग? जैसे ही मैं ये करूंगा, मतलब अगर मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन b1x माइनस c1 अपॉन b1। ट्रू और फॉल्स? और a2x प्लस b2y प्लस c2 को मैं क्या लिख सकता हूं? राइट? कोई मैजिक तो नहीं हुआ? अभी जो हमने बात की वही हुई। सिनारियो वन, the slope is same. The slope is, which means minus a1 by minus b1 is equal to minus a2 by, एक मिनट, ठीक है? राइट और रॉन्ग? इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस। एंड माइनस c1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू माइनस c2 अपॉन b2। इसका क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस है, दे आर, बिकॉज y इंटरसेप्ट इज नॉट सेम। इसको मैं और अच्छे तरीके से क्या लिख सकता हूं? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सही बात है? सही बात है कि नहीं? क्रॉस कर दिया। और इन दोनों को एक साथ में क्या लिख सकता हूं? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब हाउ मेनी सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। तो क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करने की आवश्यकता है? जैसे ही आप इस कंक्लूजन में पहुंचे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इट मींस नो सॉल्यूशन, इट मींस पैरेलल लाइंस, इट मींस इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई? आ गई? ठीक है। नाउ कम्स सेकेंड सिनारियो, नाउ कम्स सेकेंड सिनारियो। स्लोप इज सेम, slope is, and y intercept is also same, and
जिसको मैं लिख सकता हूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, जिसको मैं लिख सकता हूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, जब भी ये सिनारियो आएगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनफिनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस, which means consistent, which means consistent set of equation. ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो मतलब कहीं ना कहीं जब भी आपको दो इक्वेशन दिया हो और आपने जैसे देखा ये दोनों सिनारियो, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है. सो दे विल नेवर आस्क यू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन, सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अगर ये दोनों सिनारियो है तो फिर सॉल्यूशन कब निकालना होता है? जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, जब नॉन पैरेलल लाइंस हो, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, जब स्लोप अलग हो. अंडरस्टूड? और जब स्लोप अलग हो, सॉल्व करना है तो अलजेब्रिकली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अंडरस्टूड? चेंज नहीं कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं. यहां तक कोई दिक्कत? Now comes scenario 3. Now comes, which means minus a1 upon b1 is not equal to minus a2 upon b2, which also means a1 upon a2 is not equal to b1 upon, and the moment I know this, it means यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक और वन सॉल्यूशन है ना, वन सॉल्यूशन जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा और कंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशन. और जब भी ये आएगा वी विल हैव थ्री चॉइस टू सॉल्व, थ्री चॉइस टू सॉल्व. सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस. आप देख रहे हो मैं बहुत स्लो आपका पूरा रिवाइज करा रहा हूं. क्यों करा रहा हूं रिवाइज? ताकि आप बिग पिक्चर को विजुअलाइज करना समझ जाओ. ठीक है, कोई दिक्कत? ये फ्रेमवर्क्स है, जो दोनों ग्राफ मैंने बताया ना, वो फ्रेमवर्क्स दिमाग में होने चाहिए. तो इसका मतलब है जब इस सिनारियो में आएंगे तभी मेहनत करना है, बाकी सब सिनारियोज में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत? अब मुझे इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है. किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने का मतलब होता है एक वेरिएबल से, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखो, उसको एज इट इज दूसरे इक्वेशन में डाल दो. इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन के मेथड से आपने दो लीनियर इक्वेशंस को एक सिंगल, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना दिया. और सिंगल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने 8वीं 7वीं में सॉल्व किया है. तो इसका मतलब है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आपने इसको रिड्यूस कर दिया वन इक्वेशन वन वेरिएबल पे. राइट? वन इक्वेशन वन वेरिएबल पे सॉल्व करने के बाद वापस से इक्वेशन में पुट करके दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग लाया. तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि मैं या तो y को x के फॉर्म में लिख दूं या x को y के फॉर्म में लिख दूं. लेकिन आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जा रही है तो आपको बार बार मैं कह रहा हूं y इज इक्वल टू m1x प्लस c1. उससे आपकी ये दोनों काम भी हो जा रही है और वो काम भी हो रही है. तो आप कह सकते हो कि सर मेरा जो पहला इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू माइनस
a1 बाई बी वन एक्स माइनस सी वन बाई बी वन, सही बात है। और दूसरा इक्वेशन है मेरा y इज इक्वल टू माइनस ए टू बाई बी टू एक्स माइनस सी टू बाई बी टू। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ऑलरेडी आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने y को ऑलरेडी फॉर्म में लिख दिया है। सो व्हाट आई नीड कि इस y पे जो x की वैल्यू यहां पे मैं डाल दूं, इसको अगर मैं यहां पे डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? वन वेरिएबल है। इस इक्वेशन में वन वेरिएबल है, और इसको आप ट्रांसपोजिशन जो वो कह रहा था, है ना, ट्रांसपोजिशन के रूल्स को फॉलो करते हुए सॉल्व कर लोगे एंड यू विल गेट योर एक्स। यहां से एक्स आएगा, क्या करोगे? इसको वापस कहां डालोगे? एनी ऑफ द टू में, एनी ऑफ द टू में टू गेट योर वाई, मतलब वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? आगे बढ़े? नहीं समझ में आया? ये समझ में आया कि ये सॉल्व करना पड़ेगा ये दिन है। एक बात बता, y इज इक्वल टू ए है और y इज इक्वल टू बी है, तो इस दोनों को इक्वेशन को देख के तू क्या कह सकता है? क्या इन्फ्रेंस बना सकता है? y इज इक्वल टू ए है और y इज इक्वल टू बी है, क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकता है? a इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी दे रखा है a इज इक्वल टू y, इससे ये इन्फ्रेंस निकलेगा कि a इज इक्वल टू, क्या इन्फ्रेंस निकलेगा? y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b से क्या इन्फ्रेंस निकला? दीज टू राइट हैंड साइड आर इक्वल बिकॉज देयर लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल। तो इससे मतलब ये निकल के आया। लॉजिक समझ आया? अब हम इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हैं। x मान ले 3 आया, x मान ले, तो यहां पे डाल माइनस ए बाई बी वन इंटू थ्री माइनस सी वन अपॉन बी वन, सॉल्व कर लेगा, यू विल गेट योर y। लॉजिक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? अब हमें क्या सीखना है? एलिमिनेशन मेथड। तो जैसे ही मुझे पता चला कि a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, और मुझे पता चला a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल हो जाता तो फिर मैं देखता C1 C2 की इक्वल है कि नहीं, और उसके बाद मैं इन्फ्रेंस निकालता कि पैरेलल लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस है। लेकिन ये जैसे ही आ गया मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख लिया, अब क्या सीखना है? एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन के लिए तो आपने बोला था यूज लॉजिकल मल्टीप्लायर टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम, और फिर उसके बाद यूज एप्रोप्रिएट मल्टीप्लायर टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ y सेम। तो पहले लेट से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे किसका कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा? y का। यहां पे y की कोफिशिएंट क्या है? b1, और यहां पे क्या है? b2। सिंस मुझे नंबर्स पता नहीं है तो एलसीएम निकालने से बेटर है मैं ऊपर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? b2 से, और नीचे को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? b1 से। तो जैसे ही मैं इसको b2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको मैं b1 से, राइट हैंड साइड 0 होगा। लास्ट टाइम किसी बच्चे को कंफ्यूजन हुआ था, है ना? राइट हैंड साइड 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो राइट हैंड साइड में कुछ बदलाव नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? a1 b2 x b1 b2 y प्लस c1 b2 0,
और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? प्लस what was the logic? Why did we make the coefficient of y same? Because we want to eliminate y. We want to, और जब मुझे y को एलिमिनेट करना है तो दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन करना होगा। तो जैसे ही माइनस करूंगा ये बन जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स, राइट? y cancelled and this became b2 c1 माइनस b1 c2। अब ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, ये कांस्टेंट टर्म है, ये x टर्म है, कांस्टेंट को उधर फेंक देता हूं, तो a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स, उधर क्या बन जाएगा? b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, ठीक है। सो x क्या बन जाएगा? b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 b1। ठीक है, अभी विल कम बैक टू दिस, बट ये x समझ में आ गया? ओके। I want to make the coefficient of x same because I have to eliminate. So इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? a2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? a1 से। तो x क्या बनेगा? a1 a2 x a2 b1 y प्लस a2 c1, बाकी राइट साइड जीरो होगा, और ये बनेगा a1 a2 x प्लस a1 b2 y प्लस b1 सॉरी a1 c2 a1 c2। कोई दिक्कत नहीं। मैंने कोफिशिएंट ऑफ x सेम क्यों किया? टू एलिमिनेट x। तो x गायब हुआ तो क्या बचा? a2 b1 माइनस a1 b2 y c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट को उधर फेंकना है, y को इधर रखना है, सो ये बन जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2 y इज इक्वल टू a c2 a1 माइनस c1 a2, और फिर मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। x का डिनोमिनेटर देखो क्या है? a1 b2 माइनस a2 b1, इसका क्या है? उल्टा हो गया। तो क्या मैं दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर बदलेगा? अगर न्यूमरेटर में भी -1 कर दूं और डिनोमिनेटर में -4 कर दूं तो आंसर बदलेगा क्या? नहीं, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल कर देता है। तो मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूं c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। लॉजिक समझ में आया? इस आंसर और इस आंसर पे ध्यान दिया जाए, बाकी सब समझ में आ गया? दिस इज हाउ वी सॉल्व थ्रू एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों आंसर देख रहे हो? हाँ, ये माइनस बाहर निकाला, इसका माइनस बाहर निकाला, या दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अंडरस्टूड? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब मैं इस पार्ट को कॉपी कर रहा हूं, कॉपी कर लूं? बाकी सब समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट पेज पे जाऊं। ये क्या है? x,
ये क्या है? y। ठीक है, x और y दिख रहा है। x की वैल्यू क्या है? b1c2 माइनस b2c1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? b1 इंटू c2 b2 इंटू c1, ऐसे लिख सकता हूं? डिवाइडेड बाय a1 b2 a2 b1। This is your x. What about y? डिनोमिनेटर तो सेम होगा। c1 a2 c2 a1। क्या खास बात देख रहे हो? You see a pattern. You see a, what is the pattern? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. You see x is equal to this, y is equal to this. अगर मैं दोनों इक्वेशन में देखूं तो अगर मैं x और y को देखूं तो दोनों का न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का, ये बात समझ में आ रहा है? दोनों का न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर सेम है। तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं x अपॉन b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। सही बात है, गलत बात है? और मैं लिख सकता हूं y अपॉन c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या समझ रहे हो? यू हैव x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। ठीक है, गौर से देखो, x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग, एंड देन यू हैव 3 डब्बास, यू हैव, एंड 3 डब्बास हैव अ वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर। if I hide x, if I hide x, forget about the variable part, what you see? Forget about the variable part, what you see in the rest part? b1 c1 b2 c2. So I'll just write b1 b2 c1 c2। लॉजिक समझ में आया? पक्का? If I hide y part, what do you see on the right side? c1, and then what do you see? Right? And if I hide the constant, I see 1 upon, क्या दिख रहा है? And this, my friend, is called क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जिसको आप इवेंचुअली क्या लिखोगे? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ। तो जब भी आपको दो इक्वेशन लिखे, आप सीधे x और y सिंगल स्टेप में निकाल सकते हो। जस्ट सिंगल स्टेप, x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इंटू कांस्टेंट ऑफ सेकंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ y सेकंड इंटू
कांस्टेंट फर्स्ट, y अपॉन कांस्टेंट फर्स्ट इंटू कोफिशिएंट ऑफ x सेकेंड माइनस कांस्टेंट सेकेंड एंड कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट, एंड 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x वन इंटू कोफिशिएंट ऑफ y सेकेंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ x सेकेंड इंटू कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट. सच अ सिंपल मेथड, राइट. और ये जैसे जीरो हो जाएगा, ये इसका मतलब है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, विच मींस ईदर इट इज पैरेलल और कोइंसिडेंट. उसके बाद दोनों में से कोई एक भी जीरो हुआ तो क्लैरिटी से पता चल जाएगा हमें कि ये कहानी या तो पैरेलल की है या तो, जो कि आप शुरू से भी जानते हो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. यही है. यहां तक कोई दिक्कत? सो वी फिनिश लीनियर इक्वेशन रिवीजन इन अ डिटेल मैनर. यही है कहानी. ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ. हम देखने चाह रहे हैं आज कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा दिखता है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कैसा दिखता है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर कैसा दिखेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसा दिखेगा, y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर कैसा दिखेगा. जब हम मोटा मोटी, जैसे आप देखो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स हमने देखा था और y इज इक्वल टू ax देखा था, उसके बाद हमने पूरा लाइन ड्रॉ कर दिया था. सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर क्वाड्रेटिक, बट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, इसलिए थोड़ा सा एब्सिसा, ऑर्डिनेट और y इज इक्वल टू एक्स लाइन को लेके कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना उसी वक्त. ठीक है, सो शुड वी स्टार्ट. अगर आप पिछली क्लास मिस भी कर गए हो तो भी सारी चीजें समझ में आएगी. क्या लिखा हुआ है? अब मुझे ग्रीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लेबल करना है. बताओ क्या होगा. स्टार्ट विद दिस. सो दिस इज 0 0, है ना. दिस इज 0 कॉमा, व्हाट अबाउट दिस? 2, 3, 4, ये -2, -2, -3, -3, -4, what you see, are these lines collinear? They seem to be, right? Okay, so this was the, now what's the second point? You saw that these lines are, these points are collinear, so let's join them. Let's join them, and how it would look? Something like this. Now first guy is abscissa, second guy is ordinate. First guy is basically x coordinate, second guy is y coordinate, and abscissa or x coordinate is usually represented by small x and ordinate is usually represented by small y. So can you think of equation of this line? What is the equation of this line? Y is equal to x. Like, तो अब तुम लोग को समझ में आ गया है. So this line is, does it pass from origin? पक्का? ओके. आपको ये भी पता है y is equal to mx प्लस 0, मतलब अगर y इंटरसेप्ट 0 है और y is equal to mx है तो वो हमेशा कहां से पास करेगा? ओरिजिन से. अगर 1 और इंफिनिटी के बीच में है तो यहां पे रहेगा, और 0 और 1 के बीच में है तो यहां पे रहेगा. -1 यहां, -1 से माइनस इंफिनिटी यहां, 0 से -1 यहां. लॉजिक याद है? ओके. What angle does it make with positive x-axis? 45 degree. So 1 से इंफिनिटी के बीच 45 डिग्री से बढ़ेगा, but it will stop at 90 डिग्री. और 0 से 1 के बीच में ये 45 डिग्री से कम होगा और 0 तक आता है तो 0 हो जाएगा. और जैसे ही आप नेगेटिव में जाओगे, माइनस इंफिनिटी की तरफ, -90 डिग्री की तरफ होगा, फिर जैसे हल्का हल्का होगा तो ऑब्ट्यूस की तरफ बढ़ता जाएगा. देन 135 इज y इज इक्वल टू -x, एंड देन 180 पे फिर से 0. समझ में आ रहा है? Shade the region where x coordinate is non-negative. Anything right of y axis.
will will we include y axis also? Non-negative means yes. 0 is non-negative. So y axis inclusive first quadrant and second quadrant. Logic समझ में आ रहा है? So anything on the right of y axis is non. And what about this? Okay. What about above? Positive ordinate. Positive and तो सेंस ध्यान रखो, इस पे थोड़ा सा सोचो कि जब भी पॉजिटिव एक्स की बात हो रही है इसका मतलब हम लोग राइट ऑफ द वाई एक्सिस हैं, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही है वी आर ऑन द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस. जब भी पॉजिटिव आउटपुट की बात हो रही है, पॉजिटिव आउटपुट, पॉजिटिव ऑर्डिनेट की बात हो रही है, वी आर अबव द एक्स एक्सिस. और जहां पे नेगेटिव, ये बात सुनने में सोचने में आसान लगता है लेकिन जब सामने आता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए इसको लेके थोड़ा सा इंटरनलाइजेशन कर लो कि हाँ मुझे पता है एक्स पॉजिटिव हियर, एक्स नेगेटिव इधर, वाई पॉजिटिव इधर, जिसको आपको क्वाड्रेंट में बचपन में कराया जाता है प्लस प्लस, है ना. इट हैज सम इंप्लीकेशन. सो दिस इज द रीजन, राइट, इंक्लूसिव ऑफ वाई एक्सिस, इंक्लूसिव ऑफ वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स क्या है, 0, राइट. ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स फॉर पॉजिटिव x वैल्यूज. इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको सोचो, अपने भाषा में कन्वर्ट करो. ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब हम एक लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक रे की बात कर रहे हैं. रे ओरिजिन से शुरू होगा, और क्योंकि लेफ्ट साइड में हम आ ही नहीं सकते क्योंकि क्या लिखा हुआ है, फॉर एक्स, सो द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस. लॉजिक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो. पक्का? किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन? तो जब भी कोई बोले ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, you just have to stick to the right side of. Best way is first draw for complete and then erase whatever you see on the left. तो अगर आपको इसको ग्राफ बनाना था तो आप लॉजिकली क्या करते, आप y इक्वल टू एक्स लाइन बनाते, फिर आप लेफ्ट साइड में जो भी चीज दिखाई देती उसे इरेज कर देते, डिलीट कर देते. ठीक है, क्लियर? क्या है कोऑर्डिनेट्स? -1 1, -2 2, -3 3, -4 4, 1 -1 2 -2 3 -3. So you know the same drill, the same drill. So these are your coordinates, you have to join it. So you would get something like this. Do you know this line? What is the equation? Y is equal to -x. We are pretty sure about it. Does it pass from origin? Yes. What angle does it make with 135 degree? कोई दिक्कत? Positive x axis क्या है? This is positive x axis. And we usually take angle in a anti-clock as positive and clock as negative. So I'll start with this arm and I'll rotate this. So I'm talking about this angle. I'm talking about, you know this is 90 degree and you know this is 45 degree. So this would be, so what's the complete? ठीक है, एकदम बेसिक से समझाया, समझ आ गया? Shade the region where x coordinate is negative. So this is the whole scenario, right? क्या लिखा हुआ है? Draw y is equal to -x for x, मतलब इस रीजन पे ही सिर्फ चाहिए. तो पहले आप y is equal to -x ड्रॉ कर दो. Whatever you see on the right side, whatever you see on the right side, erase it. You'll get something like this. पक्का? So we understood that y is equal to x for positive would be something like this, and for negative y is equal to -x would be something like this.
ये ऑलरेडी आप कर चुके थे। अब इन दोनों को एक साथ लाना है, इन दोनों को एक साथ लाना है। मतलब फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ड्रॉ y इज इक्वल टू x, एंड फॉर x लेस देन 0 ड्रॉ y इज इक्वल टू माइनस x. You would get something like this. Okay, ठीक है। आप लोग बचपन में जब छठी सातवीं क्लास में थे तो आपसे एब्सोलूट वैल्यू पूछा जाता था। क्या पूछा जाता था? एब्सोलूट वैल्यू। क्या होता था एब्सोलूट वैल्यू? प्लस का प्लस ही रहता था, माइनस का प्लस हो जाता था। मतलब आपसे पूछा जाता था एब्सोलूट वैल्यू, जैसे पहले पूछा जाएगा 3 की एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी, फिर पूछा जाएगा -3 की एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी, फिर पूछा जाएगा 0.5 की एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी, फिर पूछा जाएगा -0.5 की एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी, फिर पूछा जाएगा पाई की एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी, फिर पूछा जाएगा -पाई की एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी। बताओ इसका क्या आंसर होगा? 0.5 पाई। तो कहीं ना कहीं जब आप डब्बे, अगर एक मशीन है, अगर एक मशीन है, इसमें कुछ डाल रहे हो, इस मशीन में कुछ डाल रहे हो, तो आप पूछ रहे हो भाई तू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जैसे पता चल रहा है वो पॉजिटिव है, आप बोल रहे हो भाई तू एज इट इज निकल जा, तू एज इट इज निकल जा। और जैसे पूछा जा रहा है कि तुम नेगेटिव हो, तो फिर क्या किया जा रहा है? रुक, तेरी रिमेडियल क्लासेस लगेगी और तुझे समझाया जाएगा। और रेमेडियल क्लासेस का मतलब है -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अगर ये कचड़ा है तो आउटपुट क्या निकलेगा? अगर नेगेटिव है तो माइनस कचड़ा। क्यों? क्योंकि कचड़ा नेगेटिव है, और नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगाने से वो पॉजिटिव बना या नेगेटिव बना? ये पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी। यहां पे माइनस दिख रहा है, बट ये माइनस तो छलावा है, क्योंकि ये बेचारा खुद नेगेटिव है, और नेगेटिव पे नेगेटिव लगाया गया है, तो क्या बन गया है? ये बंदा पॉजिटिव ही है, तो इसमें कुछ नहीं लगाया गया है। ये बंदा नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ा है? तो जैसे मान ले, अगर इस हाँ, ये दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये अगर नेगेटिव है तो, मतलब तू देख, मतलब सेक 5 है तो तू बोल रहा है सीधे निकल जा, तू बोल रहा है -5 है, तो तू कर क्या रहा है? तू कर रहा है माइनस ऑफ -5। तू क्या कर रहा है? तो तुझे ये कचड़ा दिख रहा है, आगे माइनस, तुझे लग रहा है ये तो नेगेटिव ही है, बट ये नेगेटिव नहीं है, क्या है? पॉजिटिव। तो अगर अगर मैं बोलूं x, ऐसे ही रैंडम x वेरिएबल बोलूं, और मैं बोलूं ये पॉजिटिव नंबर है, तो मान लोगे? नहीं सर ये नेगेटिव भी हो सकता है ये। और मैं बोलूं ये नेगेटिव नंबर है, तो मान लोगे? नहीं सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि सर x नहीं पता मुझे, x नहीं पता मुझे। समझ रहे हो? मैं जानबूझ के इस पे थोड़ा सा आपको ठहरने को बोल रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट से लेकर समझ बन गया एक पक्का। अगर मान लो मुझे कुछ ऐसा बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड x, इसको पहचानते हो? अभी पहचाने हो? मतलब कुछ भी डालोगे, अगर x पॉजिटिव है पॉजिटिव निकलेगा, और नेगेटिव है तो -x निकलेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो -x निकलेगा। -x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब आउटपुट पॉजिटिव चाहिए, आउटपुट। अगर आउटपुट पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर होगा कि नीचे होगा? तो सब सही है, सब सही है। ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। y इज इक्वल टू, अब आप सोच रहे हो सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीखना था, y इज इक्वल टू मॉड x क्यों सिखा रहे हो? सवाल आ रहा है? कोई सोच सकता है क्यों सिखा रहा हूं? अच्छा, इसको मॉड कहते हैं, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x को
मॉड ऑफ एक्स कहते हैं, माई मिस्टेक। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो है ना। और गणित में इसको मॉड ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस बेसिकली मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है या डिस्टेंस डिफाइन करता है, ओरिजिन से कितनी दूर है कोई चीज। ठीक है, अभी ये नुआंसेस है, बट डोंट वरी, अभी उतने, बस इसको समझ लो कि तेरा नाम शौर्य है, इतना ही है। अंडरस्टूड? तो ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू मॉड एक्स। मतलब तुम पॉजिटिव हो तो मैं तुम्हें पॉजिटिव निकाल दूंगा, तुम नेगेटिव हो तब भी तुमको मैं पॉजिटिव दे दूंगा। कैसे? तुमको फिर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब तुम जो भी हो यहां से निकलोगे तो पॉजिटिव ही होके निकलोगे। ऐसा कोई काम कुछ और भी करता है क्या? ऐसा काम किसी और को करते हुए देखा है क्या? कैसा कोई फंक्शन, ऐसा कुछ ऑपरेशन और किसी को करते हुए देखे हो कि तुम पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव दूंगा, तुम नेगेटिव हो तो भी तुमको पॉजिटिव दूंगा? किसको देखा ऐसा करते हुए? स्क्वायर को। स्क्वायर क्या करता है? तो भी पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव। बस यही था। ठीक है, तो ये है y इज इक्वल टू मॉड एक्स, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका नेक्स्ट स्टेज है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका लेफ्ट हैंड साइड में x क्या होता है? नेगेटिव। यहां पे क्या लिखा हुआ है? तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, तभी तो ऊपर आ रहा है ना। x की वैल्यू -1 है, आउटपुट क्या है? +1। x की वैल्यू -2 है, आउटपुट क्या रहा है? +2। x की वैल्यू -3, आउटपुट क्या रहा है? +3। x इक्वल टू -4, आउटपुट क्या रहा है? +4। समझ में आ गया? अब मेरा सवाल है कि सर मॉड में कोई भी चीज जाएगी पॉजिटिव होकर निकलेगी, स्क्वायर में भी कोई चीज जाएगी तो, लेकिन सर स्क्वायर में सर चीजें या तो बढ़ेगी या घटेगी मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा बढ़ेगी या घट भी सकती है? पक्का? हमेशा स्क्वायर में बढ़ेगी? मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, बढ़ेगी या सेम रहेगी? घटेगी नहीं? पक्का? फिर सोचो, कस के सोचो। हाफ का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, 0.01, तभी तो सोचने को बोल रहा हूं। 0.2 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, 0.09। तो ये जितने भी नंबर्स लिए इसकी खास बात क्या है? ये 0 से 1 के बीच में है, लेकिन 1 से जैसे जाऊंगा 1.1, इसका स्क्वायर क्या होगा? 1.21, तो बढ़ गई सर। 2 का स्क्वायर 4, और बढ़ गई सर। 3 9 सर, बढ़ गई 4 60। तो मतलब 1 के आगे सर कोई भी नंबर ले लो, स्क्वायर करने पे बढ़ती है, 0 से 1 के बीच में घटती है। लेकिन एंजल ने बोला, जब एंजल से मैंने पूछा तो एंजल ने बोला सर या तो सेम रहेगी या बढ़ जाएगी। सेम कहां पे रहेगी? 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का, तो बेसिकली हम है ना, एक ही बात है। तो 1 का स्क्वायर सेम रहेगा और 0 का स्क्वायर सेम रहेगा। वेरी गुड। ये जो 3 महाशय दिख रहे हैं लाल पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? फिर -2, -1, -1, -1, 1, 0, y is equal to x for x greater than equal to 0, y is equal to -x for x less than 0. We are clear with this? So anything between 0 to 1, will it increase or reduce? When we will square it up, reduce. Anything above 1, will it increase or decrease? तो ये ज्यादा स्टीपर हो जाएगा और ये नीचे की तरफ पुल होगा। लेकिन ये तीनों अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, ये तीनों अपनी जगह, अग्री करते हो इस बात से? दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये 3 लाल डॉट्स नहीं हिलेंगे। सही बात है गलत बात है?
दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये 3 डॉट्स यही रहेंगे। ये जो V ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अंडरस्टूड? यहां तो कोई दिक्कत? ये क्या कर दिया मैंने? जूम। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या होगा? हाफ कॉमा हाफ 0.5, माइनस 0.5 कॉमा 0.5, मिड पॉइंट है। ये क्या है? ये नाउ लेट मी टेल यू, धनुष देखा है? अगर ये धनुष का 2 पॉइंट है जो फिक्स होता है, और मान लो ये फ्लेक्सिबल थ्रेड है जिसको हम खींचते हैं, तो जब हम इसको खींचते हैं, धनुष को खींचते हैं, तो कैसा शेप बनता है? वी नहीं बनता, पैराबोलिक, है ना? पैराबोलिक शेप बनता है। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये जो पॉइंट है, ये 0,0 है, और ये जो पॉइंट है, ये 1,1 है। अब मैं एनी रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 1 लूं, जैसे कि लेट्स से 0.5, 0.5। इसका स्क्वायर क्या होगा 0.5 का? 0.5, 0.25। सो इट विल कम समवेयर हियर, इट विल कम समवेयर, यहां नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ पुल डाउन होगा। 0.8, ये भी नीचे की तरफ पुल होगा। 0.2, 0.04 की तरफ एकदम जमीन से चिपकेगा। 0.04 मतलब और चिपक गया ना। 0.9, 0.81 की तरफ जाएगा। 0.99, 0.98 की तरफ जाएगा। 0.6, 0.36 की तरफ जाएगा। सो इस पूरे थ्रेड पे डू यू सी अ डाउनवर्ड फोर्स इज एक्टिंग, अ कंप्लीट डाउनवर्ड फोर्स इज एक्टिंग, but at the same time these 2 points are the pivot points. These 2 points are the which will not move, which will not, but anything between 0 to 1 will have a downward push pull, it will have a, so what would be the shape? It would something like, it would be something like this. हाँ, क्योंकि ये और ये नहीं हिलेगा ना, ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, थ्रेड का पार्ट है 0,0 और ये थ्रेड का पार्ट है 1,1। इस पे डाउनवर्ड पुश आ रहा है। सो ये और ये तो धनुष के 2 एंड है ना, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट और रॉन्ग? 0.5 will become 0.25, 0.8 will become 0.64, 0.9 will become 0.81, 0.99 will become 0.9801, 0.97 will become 0.9409, 0.93 will become 0.8649। क्या सेम पैटर्न इधर फॉलो होगा? हाँ सर, जैसा उधर होगा वैसा ही। सर ऐसा कुछ बनेगा 0 से 1 के बीच में, अ बो शेप, अ पैराबोला। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? और जैसे ही 1 के ऊपर जाओगे, इट विल गो लाइक दिस। लॉजिक समझ में आ रहा है? 2 वुड बिकम 4, 3 वुड बिकम 9। तो क्लैरिटी आई या नहीं आई कि सर यहां से कहानी ऐसी कुछ बनेगी? सो वी नो 0,0, वी नो 0,0, वी नो 1,1, वी नो -1, -1, राइट?
and we know this is y is equal to x and this is y is equal to minus x. So basically it is y is equal to mod x, है ना? और मैंने ये बता दिया कि ये कुछ ऐसा होगा, राइट? इसमें किसी को डाउट है? दोनों एग्जैक्टली सेम है, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है? ये मान लो 2,2 है, क्या है? तो क्या बन जाएगा? 2, ये 3,3 चप्पड़ पार के, है ना? So it would go something like this, and same way it would go something like this. So this is the graph of y is equal to x square. So anything above 1 will be pulled up, anything between 0 to 1 would be pulled down, and it would look like this. This shape is called parabola, which formally you study in class 11th. But अभी के लिए parabola को आप समझ सकते हो कि it's a very symmetric shape. It's a very, what is the axis of symmetry? This line. क्योंकि जैसा right है वैसा left है, and it is like a 2 degree curve. वो आप बाद में समझोगे 2 degree curve क्या है, लेकिन y is equal to x square is a 2 degree. So basically it's a 2 degree curvical path, है ना? Curve जैसा है. So this is the graph of y is equal to x square. कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ठीक है? At the end of the class I'll show you Desmus graph जहां पे आप इन सबको देख सकते हो and you would be able to understand. Let's say I have to draw y is equal to minus x square. तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? सेम ही बनेगा, बट आउटपुट सारे क्या होंगे? नेगेटिव. बाहर लगा हुआ है, एक मिनट, बाहर लगा हुआ है माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ऐसा ग्राफ कैसा बनेगा? इट वुड बी एग्जैक्टली सेम ग्राफ because y will be negative. So what you see, y is equal to x square में अपवर्ड पैराबोला है. कैसा है? अपवर्ड पैराबोला है. और y is equal to माइनस एक्स स्क्वायर में डाउनवर्ड पैराबोला है. ठीक है? But both the parabolas have same axis of symmetry. This is axis of parabola कहो या symmetry कहो, axis of parabola या axis of symmetry. Axis of symmetry क्यों? जैसा right side वैसा left side. ठीक है? मेरा दूसरा सवाल, y is equal to 2x square, 3x square, 4x square. मतलब अगर a 1 से ज्यादा है, y is equal to ax square, तो उसकी ग्राफ कैसी होगी? पिंक पैराबोला जैसी होगी, बट पिंक पैराबोला से स्टीपर होगी या शैलोअर होगी? स्टीपर होगी. फॉर 0 to 1 ऑल्सो, फॉर 0 to 1 वैल्यूज ऑल्सो. हाँ, डबल हो रहा है ना, तो जो भी इसका होगा उसका तो डबल ही होगा. अच्छा ठीक है, देख लेते हैं. इसमें x इज इक्वल टू हाफ पे y की वैल्यू क्या आ रही है? 1/4. और y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर में x इज इक्वल टू हाफ पे y की वैल्यू क्या आएगी? हाफ, है ना? तो कहीं ना कहीं इससे भी ऊपर होगा, तो ग्राफ वुड समथिंग बी लाइक दिस. अच्छा, x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी? 1 कॉमा, तो कुछ यहां पे, कुछ यहां पे और कुछ यहां पे. तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 2 है ना. y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बना रहा हूं ना, तो कुछ ऐसी ग्राफ बनेगी. तो ये ग्राफ तुम देखोगे और स्टीपर होने की वजह से अंदर सिकुड़ सी गई है, अंदर सिकुड़ सी गई है. y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा.
y इज इक्वल टू 4x² और सिकुड़ता होगा, लेकिन सब ओरिजिन से पास कर रहा होगा सब, एंड सेम वे ये भी सिकुड़ता जाएगा, ये भी सिकुड़ता जाएगा, सब ओरिजिन से सिकुड़ता जाएगा। और y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर कैसा होगा? ये इससे फ्लैट होगा, ये ऐसे खुलता चला जाएगा प्याले की तरह, राइट? सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस सिनारियो। तो आज मैं यहीं पे क्लास स्टॉप करूंगा। सो आई विल शो यू द डेसिमस ग्राफ, बट लेट्स समराइज। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, राइट? विच इज y is equal to x for x greater than equal to 0 and y is equal to minus x for x less than 0। लॉजिक समझ में आया था? y is equal to mod x यही कराया था, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर मैंने आपको बताया y is equal to x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, दिस पैराबोला, दिस पैराबोला 0 से 1 के बीच में घटेगा और 1 से इंफिनिटी के पीछे बढ़ेगा, 0 और 1 एक ही जगह पे खड़ा रहेगा। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर क्या बताया, ठीक? और ये ग्राफ जो है ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है। बताओ a क्या है? ग्रेटर देन 1। क्या है? ग्रेटर देन 1। और ये भी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, वेयर a इज 0 और 1 के बीच में। छोटा था तो बड़ा कैसे बन रहा है? बड़ा नहीं बन रहा है, इसकी y छोटी हो रही है, इसकी y ये ज्यादा जल्दी। तू किस अमाउंट से, किस कर्व से ग्रोथ लेना चाहेगा, इससे या इससे? तू किससे ग्रोथ लेना चाहेगा? इससे ग्रोथ लेगा ना, इससे ज्यादा ग्रोथ मिलेगा ना, स्टीपर है ना। ये स्लो जा रहा है, ये घूम के नहीं जा रहा है, मतलब ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये स्लो बढ़ रहा है। हाई स्पीड घूमना उसको थोड़ी कहते हैं, ठीक है? ओके, अच्छा, एक्चुअली ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, यही 11th में इस तरीके से ही पढ़ाया जाता है चीजों को, ठीक है? इसलिए इस पे थोड़ी सी मास्टरी कर लो, ताकि 11वीं क्लास में अचानक से मुंह के बल ना गिरो। अच्छा, ये अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या है? -1 से बड़ी या छोटी? माइनस मतलब छोटी का मतलब क्या है? -2 या -12? ठीक, a इज लेस देन -1। और अगर इस ग्राफ की बात करूं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो a इज -1 से तो बड़ा है, बट 0 से छोटा। समझ में आया? अभी एक्चुअली आपको ना इसका ग्राफ नहीं सीखना है, आपको ग्राफ सीखना है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट मैंने आपको y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और का मतलब सिखाया कि अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला और a नेगेटिव है तो। और ये जो मैं बताया ये थोड़े से नुआंसेस बताए, ताकि जब 11वीं 12वीं में जाओ तो घबराओ नहीं। चलो लेट मी शो यू सम डेसिमस ग्राफ। याद है कोई दिक्कत? ये समराइज्ड वर्जन है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी चीजें और आगे बढ़ेगी। कौन सा पार्ट? ब्लू? ये तक कैसा था? y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर, a से छोटा, 1 से छोटा, ये y इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन। तो वो भी फैला हुआ होगा ना, वो भी फैला हुआ होगा। नहीं, सब a है, a का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। ये सारी ग्राफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है। जब a इज इक्वल टू 1 होगा तो ये व्हाइट ग्राफ होगा, जब a इज इक्वल टू -1 होगा तो ये येलो ग्राफ होगा। a 1 से बड़ा होगा तो पर्पल ग्राफ, a अगर 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्रीन ग्राफ, a अगर -1 से छोटा हो, -2, -3, -4 तो पिंक ग्राफ, a अगर -1 और 0 के बीच में, -12, -1/3 तो ब्लू ग्राफ। समझ में आ गई? ओके, लेट मी शो यू समथिंग ऑन डेसिमस ग्राफ।
ओके ठीक है, यहां पे मैं जाऊंगा, आई विल राइट इक्वेशन y इज इक्वल टू, पहले आज हमने क्या किया था, मॉड x है, देखिए एक मिनट, y इज इक्वल टू मॉड, क्या आया, ठीक है, लेट्स गो टू द सेकेंड ग्राफ, इसी पे दिखा देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसा है, जूम करके दिखाऊं ये कैसे पुल डाउन हो रहा है, समझ जाओगे, ओके, नाउ y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा ही बता, कुछ गड़बड़ तो नहीं बता रहा था, ओके, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, अंदर से उड़ गया, y इज इक्वल टू 0.5 x स्क्वायर, फैल गया, ब्लैक कलर देख, कलर, ये कलर, मतलब ऊपर वाले से बड़ा। वेट कर, y इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, 6 ग्राफ पे आ गए, y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर, ब्लैक और ग्रीन सेम है ना, रिफ्लेक्शन है, y इज इक्वल टू -0.5 x स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस मॉड उधर कुछ तो अटका हुआ है। x, the red is y is equal to mod x, the green is y is equal to minus of mod x, and the graph, तो उस पूरे को y is equals to mod x बोले। नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने बस सिमेट्री मेंटेन करने के लिए दिखाई है, ये जो रेड है दिस इज y is equal to mod x, हाँ हाँ, देख पा रहे हो सारे को, ऐसा ही कुछ बताया था मैंने, ठीक है, देखो सब ये 0,1 इसका ये है ना, सिर्फ यही दो, देखो ये 0,1, ये -1,1, ये बाकी सबका पिवट पॉइंट्स अलग है, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर सिक्योर्ड आएगा, स्प्रेड आउट हो रहा है, मजा आया, तो ये ग्राफ तुम्हें विजुलाइज करना है, लेकिन फ्री स्केच से ऐसे ही बनाना है, अब तुम्हें ये भी समझ में आया कि शेप ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है, सो विद दिस वी फिनिश आवर क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास प्लीज 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 इसको पढ़ के आना, ताकि यही चीज मुझे 45 मिनट ना बतानी पड़े, ठीक है, ओके बाय बाय।